Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. As we know that the previous lecture we will discuss about 16 महाजनपदा 16 महाजनपदों के बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी पीसीएस प्री के लिए स्पेशल लेक्चर्स को डिस्कस किया। तो आज बिना समय गवाए कॉम्प्टेरिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको मगध के उत्कर्ष के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हालांकि परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन चैनल पे जो सिलेबस है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, सिलेबस अपने हिसाब से ही चलेगा। सिलेबस में से आप छांटते रहें कि आपको कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। क्योंकि कॉम्प्टेरिया पहले नियमित चैनल था, अभी किसी व्यस्तता की वजह से मैं इसको वीकली ही रेगुलेट कर पा रहा हूँ। तो वीक में 1 या 2 लेक्चर एंशिएंट के आते हैं। लेक्चर्स का लाभ उठाते रहें, अपनी तैयारी ज़ोरदार रखें। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे देता हूँ उससे आप क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, मगध का उत्कर्ष। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, जिसको कि बाद में पाटलिपुत्र राजधानी को बनाया गया। हर्यक वंश था, पितृहंता वंश कहा गया, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक काल रहा। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को श्रोणी भी कहते हैं। तो ये काल था 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। इसने 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य के विस्तार के लिए बिंबिसार ने 3 राजवंशों में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें पहला लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह किया, और दूसरा विवाह किया इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। तीसरा जो विवाह इन्होंने किया, मद्र देश या कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया या पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। ये बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अब काल आता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु या इसको कुणिक भी नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजीत की हार हुई, बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ भी युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत होता चला गया। अजातशत्रु बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। अब इसके बाद काल आया 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईसा पूर्व। उदयन या इसको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की और राजगृह से अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित की। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोग कर की। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक
और नाग दशक ने बारी बारी से राज्य किया। पुराणों या कथाकोश में नाग दशक का एक नाम दर्शक भी मिलता है। नाग दशक को दर्शक के नाम से भी जानते हैं। और बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब शिशुनाग वंश की नींव रख गई 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, जिसके संस्थापक थे शिशुनाग। तो इनका 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग का शासनकाल। इनकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की। इसके बाद जो काल आया 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व, कालाशोक या इसको काकवर्ण भी कहते हैं। इसने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रह गई। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण वंश रहा, जो सबसे प्रभावशाली प्रभुत्वशाली वंश रहा, जिसने कि काफ़ी बड़े क्षेत्र तक शासन किया, नंद वंश। 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व, जिसके संस्थापक महानंदिन। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ गया। महानंदिन ने इस वंश की स्थापना की, लेकिन इसका वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्म नंद ने कर दिया। अब ये जो महापद्म नंद थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्म नंद, पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था महापद्म नंद था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की और वहाँ एक नहर भी खुदवाया। इसका उल्लेख हमें कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इस चीज़ का वर्णन किया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था। पुराणों में महापद्म नंद को एक छत्र और एक राठ शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट महापद्म नंद ही था। अब घनानंद की चर्चा करते हैं, जिसको घननंद भी कहते हैं। ये नंदवंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। वर्ष उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। अब हम बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलैरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। दूसरा गणराज्य है सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्ज़ापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। तीसरे हैं अलकप के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। इसकी राजधानी वेठ द्वीप या बोतिया थी। चौथे हैं केशपुत्र के कालाम। यह गणराज्य कोसल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक विस्तृत था। आलार कलाम नामक आचार्य केशपुत्र गणराज्य के ही थे। रामगाम के कुलीय यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले से स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। सातवें हैं कुशीनारा के मल्ल।
कुशीनारा की पहचान आधुनिक कुशीनगर नामक जिले से की जाती है। रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। 7वें हैं पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान पर था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया, इसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था। मल्ल गणतंत्र को आनंद और अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध नेताओं को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। 8वां है पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन का समीकरण गोरखपुर जिले के कुसुमही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। वैशाली के लिच्छवी, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। और 10वां है मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। इस प्रकार से बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्यों के बारे में हमने चर्चा की। आगामी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से विदेशी आक्रमण हुए और पारसिक आक्रमण हुए, सिकंदर का आक्रमण हुआ, इनका प्रभाव क्या हुआ, सिकंदर का प्रत्यावर्तन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल कॉम्टेरिया पर और देखते रहिए बहुत ही रोमांचक प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के रोचक लेक्चर्स को देखते रहिए। चिंता न करें, ये सीरीज़ चलती रहेगी। अनवरत कॉम्टेरिया ज्ञान का निःशुल्क प्रसार करता रहेगा। आप सिर्फ कॉम्टेरिया वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। निःशुल्क चैनल है, शुल्क कभी नहीं होगा। अनवरत कॉम्टेरिया निःशुल्क चलता ही रहेगा और ज्ञान का भंडार से हर विद्यार्थी के मन में एक ज्ञान की प्रस्फुट को प्रज्वलित करता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। बने रहें और एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप इसमें से इराइव कर सकते हो उसको इराइव कीजिए, नोट्स बनाइए और बताइए हमें कि ऐसे लेक्चर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के आपको कैसा लगता है। लेक्चर्स पे कमेंट करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और लेक्चर्स की कमियों पे प्रकाश डालने का एक मौका मिलता है। बने रहें, जमे रहें हमारे लेक्चर कॉम्टेरिया पे। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।